भले ही 1857 ईस्वी की क्रांति का मुख्य और बड़ा कारण मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिल्ली की गद्दी से उतारना माना जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी ऐसे बहुत से कारण रहे जो कि क्रांति के लिए जिम्मेदार रहे। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या आर्थिक क्षेत्र में से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रभावित नहीं किया। इसके कारण भारत के सभी प्रत्येक धर्म संप्रदाय के लोगों ने मिलकर 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती भारतीय सैनिक काफ़ी दुखी हो चुके थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था, साथ में उनको दूसरे देशों में लड़ाई के लिए भेजा जाता था। वहाँ किसी सिपाही की मौत हो जाने पर उनकी मृत शरीरों को घर नहीं भेजा जाता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ इस प्रकार की राइफलें लाई जिसमें गाय अथवा सुअर की चर्बी लगी होती थी। इसको चलाने से पूर्व मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए मंगल पांडे नामक एक भारतीय सिपाही ने विद्रोह कर दिया और साथ में उन्होंने तमाम भारतीय सिपाहियों को उकसाया और सर्वप्रथम इसलिए सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। क्रांति के आर्थिक कारणों की बात करें तो भारतीय राजाओं से संधि की शर्तों से अधिक धन वसूल किया जाने लगा, साथ में किसानों पर आवश्यकता से अधिक लगान लगा। ब्रिटिश सामान बाजार में आने के कारण भारतीय उद्योग धंधों का नाश हुआ और बहुत से भारतीय बेरोजगार हुए। ईसाई धर्म का प्रचार करना यहाँ तक तो सही था, लेकिन उन्होंने भारत में रहने वाले प्रत्येक संप्रदाय अथवा धर्म के लोगों के लिए चर्चों में गालियां देना शुरू कर दिया, जिसके कारण भारतीय लोग भड़क उठे। और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की जाए तो उन्होंने बहुत से ऐसे एक्ट पास किए जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले लोगों ने अपना अपमान समझा। इसके कारण लोग भड़क उठे। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो बहुत से ऐसे राजनीतिक कारण रहे जिसके कारण 1857 ईस्वी की क्रांति हुई। लैप्स की नीति या राज्य हड़प नीति 1848 से लेकर 1856 के मध्य जब लॉर्ड लॉजी भारत के गवर्नर जनरल रहे तो उन्होंने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए एक नीति अपनाई जिसको इतिहास में लैप्स की नीति के नाम से जाना जाता है। वह राजा जिसकी अपनी कोई संतान नहीं होती थी, वह किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकता था या अपना राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता था। लैप्स की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे राज्यों को कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया जो राजा निसंतान थे। उनके पुत्र गोद लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इस समय भारतीय शासक पूरी तरह शक्तिहीन हो चुके थे क्योंकि उन्होंने लॉर्ड वेल्जली के गवर्नर जनरल रहते एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसको साइक संधि के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को अपने खर्चे पर अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए रखना तय किया था और इस रेजिमेंट के संचालन का पूरा अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, उसके वरिष्ठ अधिकारियों के पास था जो अपने हिसाब से ब्रिटिश सेना को चला रहे थे और भारतीय राजाओं की पूरी रेजिमेंट लगभग समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार लैप्स की नीति तैयार कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की बहुत सी रियासतों को अपने साम्राज्य में या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया, जिसमें सतरा, नागपुर, झांसी, जोधपुर, अवध, उदयपुर और बगट्टा प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त शिमला, डलहौजी और कांगड़ा की कुछ रियासतों पर भी उन्होंने कब्जा किया था। लॉर्ड लॉजी ने सर्वप्रथम 1848 ईस्वी को लैप्स की नीति की शुरुआत की। इसके अंतर्गत उन्होंने 17 को सर्वप्रथम लैप्स की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। इस साम्राज्य की स्थापना 1674 ईस्वी में छत्रपति शाहू जी महाराज द्वारा की गई थी। इस समय वहाँ पर भोंसले वंश का राजा शाहजी भोंसले शासक कर रहे थे। इसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण 17 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैप्स की नीति के अंतर्गत अपने साम्राज्य में मिला दिया था। बाघाट को भी लैप्स की नीति के अंतर्गत मिलाया गया। इसके अतिरिक्त शिमला पर भी उन्होंने कब्जा किया जिसको शीतकालीन राजधानी बनाया गया और डलहौजी और कांगड़ा। इसके बाद लॉजी की नज़र दिल्ली पर थी जहां पर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का शासन था। इससे पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाहों का बहुत आदर करती थी। शायद उस समय मुगल बादशाह बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। अब बहादुर शाह द्वितीय बहुत वृद्ध हो चुके थे। लॉर्ड लॉजी ने घोषणा करते हुए कहा कि बहादुर शाह द्वितीय की मौत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर शाह द्वितीय की रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देगी। जब वह निसंतान नहीं थे, इसलिए बहादुर शाह द्वितीय ने विद्रोह करने की ठानी और उन्होंने अंग्रेज़ों को घेरने की योजना बनाई। हालांकि वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन फिर भी विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता माना और विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह जफर को घेरने के लिए बहुत विशाल सेना भेज दी, जिससे हार कर बहादुर शाह जफर ने
हुमायूं के मकबरे में शरण ली, जहाँ से वह अपने परिवार के 15 सदस्यों सहित गिरफ्तार कर लिया गया, जहाँ से उनको कलकत्ता भेज दिया गया। और साथ में उनके साथ उनके परिवार के 15 सदस्य थे। उस समय वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से ये पता था कि यह विद्रोहियों के अच्छे नेता है, जब तक ये जीवित है या यहाँ है तब तक विद्रोह होता रहेगा। इसलिए उनके 2 बेटों सहित और परिवार के 15 सदस्यों सहित उनको गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि उनके 20 बेटे थे, लेकिन तस्वीर में मात्र 2 बेटों की पुष्टि होती है। इसके बाद कलकत्ता से उनको बर्मा रेंगून भेज दिया गया, जहाँ पर उन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। 1862 ईस्वी में वहाँ पर उनकी मौत हुई। इतिहासकारों का विचार है कि बहादुर शाह द्वितीय काफ़ी दुर्भाग्यशाली शासक थे, जहाँ एक और मुगल बादशाहों की याद में बड़े बड़े मकबरे बनाए गए थे। वहीं पर बहादुर शाह द्वितीय की मौत के 132 साल बाद बर्मा रंगून में बहादुर शाह द्वितीय की कब्र का पता लगाया गया। 1854 ईस्वी को पुणे अथवा नागपुर को साइक संधि के अंतर्गत मिलाया गया। पेशवा बाजीराव के भाई के पुत्र नाना साहिब को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया अतः उसकी पेंशन बंद कर दी। इसलिए उसको लैप्स की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में उसके राज्य को मिलाने का प्रयास हुआ। नाना साहिब ने पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने साम्राज्य पर अधिकार नहीं करने दिया। वह तमाम उम्र बहादुरी से लड़ते रहे और 1857 ईस्वी की क्रांति के वो प्रमुख नायक रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया और अंत तक वह लड़ते ही रहे। 1853 ईस्वी को झांसी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य में मिला दिया। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इसलिए झांसी की रानी ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इसमें वहाँ के लोगों ने उसका पूरा सहयोग दिया। वह तब तक लड़ते रहे जब तक उनकी देह में प्राण थे। वह 1857 ईस्वी की क्रांति की भी प्रमुख नायिका रही। भारत के इतिहास में झांसी की रानी एक ऐसी क्षत्राणी है जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध तब तक लड़ाई की जब तक उसकी देह में प्राण बाकी थे, तब तक उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की जब तक उसके प्राण नहीं चले गए। 1856 ईस्वी में अवध को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया गया। यहाँ पर शासक बाजी अली शाह था। इसको 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने ही शासक बनाया था। अंग्रेज़ों का वफादार था और बहुत विलासी था। 1856 ईस्वी में इसको पूरी तरह से गद्दी से उतार दिया गया और अंग्रेज़ी अधिकारियों ने इसके महल अथवा कोष में भारी लूटपाट की। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 16वीं शताब्दी में मात्र व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आई थी, लेकिन अब वह विस्तारवादी या साम्राज्यवादी हो गई थी। उन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार कर दिया था और भारतीय रियासतों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया था, जिसके कारण 1857 ईस्वी की क्रांति हुई। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसमें प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक धर्म संप्रदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरोध में क्रांति की थी।